नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। एपेक्स न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम देश दुनिया की चुनिंदा खबरों पर आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं। उस खबर के हर पहलुओं को समेट कर तह तक आपको ले जाने की हमारी कोशिश होती है। आज हमने दुनिया से जो खबर ली है, पाकिस्तान की लगातार बढ़ती मुसीबतों की। भारत की रणनीति की वजह से ही ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल होने से चीन ने रोक दिया है। कैसे भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, इस पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक बार फिर आज चलेंगे महाराष्ट्र, जहां देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वहां से अपडेट मिल रहा है। उद्धव सरकार की विदाई हो चुकी है और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार का आगाज हो चुका है। इस खबर पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र के इस उठापटक का क्या सियासी मायने है। इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे जो कुछ राजस्थान के उदयपुर में हुआ, मानवता पर एक बड़ा कलंक है। साथ ही टेलर कन्हैया की नृशंस हत्या देश के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दिनों पाकिस्तान को कहीं से भी राहत की कोई खबर नहीं मिल रही है। भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए दिन रात कोशिशों में जुटे पाकिस्तान न केवल सियासी तौर पर बल्कि खुद आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक तौर पर परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। देश में नवाज शरीफ की सरकार की विदाई और फिर नई सरकार की ताजपोशी बेशक हो गई हो, लेकिन भारत से 36 का आंकड़ा रखने वाले पाकिस्तान को कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। आज पाकिस्तान के सामने विश्व पटल पर कई चुनौतियां मिल रही हैं, जिसका कोई रास्ता उसे खुद भी नहीं सूझ रहा है। भारत के खिलाफत का यूएनओ तक झंडा बुलंद करने वाले पाकिस्तान को अब खुद ही मुंह की खानी पड़ रही है। आर्थिक रूप से क्या हालात है पाकिस्तान का, ये मैंने आपको अपने पिछले कार्यक्रमों में बताया ही है। सियासी उठापटक कैसे रही, ये किसी से छुपा नहीं है। उस पर भी मैंने उस वक्त आपको ये बताया था कि अपने घर को न बचा पाने वाले पाकिस्तान कैसे हमारे मुल्क के अमन चैन को छीनने की बार बार कोशिश करता है। हालांकि यह हमारे देश की इच्छा शक्ति है कि हम हर उस इरादे को नेस्तनाबूद करते हैं जो हमारी धरती पर आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है। अब एक बार फिर विश्व पटल पर पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हुई है। दरअसल पाकिस्तान लगातार इस जुगतबाजी में लगा था कि किसी तरह से उसे विश्व संगठन ब्रिक्स के सम्मेलन में हिस्सेदारी का मौका मिल सके, लेकिन भारत के प्रयासों से ऐसा नहीं हो पाया। और मजेदार बात तो ये है कि पाकिस्तान से दोस्ती निभाने वाला चीन ही इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान रहा। भारत के डिप्लोमेसी का ही कमाल कहा जा सकता है कि ब्रिक्स में चीन ने ही पाकिस्तान का रास्ता रोक दिया। दरअसल ब्रिक्स में वो सारे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था को दुनिया में उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में देखती है। इसमें हम बात कर सकते हैं अल्जीरिया की, मिस्र की, इथियोपिया की, ईरान की, अर्जेंटीना, मलेशिया जैसे देशों की। पाकिस्तान भी खुद को इस श्रेणी में लाने की कोशिश में लगा था। दरअसल पाकिस्तान का इस संगठन में नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान का हिमायती चीन खुद पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत के साथ इस मुद्दे पर आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान को लेकर ना करने में भारत के साथ हर बार की तरह रूस भी खड़ा रहा। दरअसल हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान खुद कंगाली के कगार पर खड़ा हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान को उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश की श्रेणी में तो कतई नहीं रखा जा सकता। दुनिया में कटोरा लेकर पाकिस्तान लगातार अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए कर्ज की भीख मांग रहा है। और अब तो जो खबर आ रही है, हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान विश्व संगठनों और दूसरे देशों से हासिल कर्ज नहीं चुकाने की वजह से डिफाल्टर भी घोषित होने वाला है। हालांकि पाकिस्तान ने इशारों में भारत पर ब्रिक्स सम्मेलन में खुद के नहीं शामिल होने देने का इल्ज़ाम तो लगाया, पर चीन ने साफ किया कि पाकिस्तान को लेकर फैसला ब्रिक्स देशों में विचार विमर्श के बाद ही लिया गया है। बहरहाल बेचारे पाकिस्तान के मंसूबे पर तो फिलहाल पानी फिर ही गया है। पाकिस्तान को ये समझना होगा कि विश्व पटल पर जब तक एक बेहतर छवि वाले देश की उसकी नहीं बनती है, तब तक उसके लिए
विश्व में एक खास स्थान बना पाना टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। पाकिस्तान को भारत से सीखना होगा कि आखिर कुछ तो है भारत में जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद चल कर आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर घंटों हाथ रखकर पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत से अमेरिका का क्या संबंध है। एक नए दौर में भारत और अमेरिकी संबंध चल रहा है। आपने भी वो तस्वीर हाल ही में जर्मनी के G7 देशों की बैठक के दौरान जरूर देखी होगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने मुल्क और जायजा लेंगे महाराष्ट्र में करीब 10 दिन से जारी सियासी उथल पथल का। एक रास्ता निकला है। फिलहाल उद्धव सरकार की विदाई हो चुकी है और अब एकनाथ शिंदे सरकार का आगाज होने वाला है। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। देश दुनिया गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए, आपने महाराष्ट्र को लेकर मेरा पिछला कार्यक्रम तो जरूर देखा होगा। जिन 3 विकल्पों की बात हमने की थी उसमें आखिरी विकल्प हमने यही दिया था कि बीजेपी के साथ आकर शिंदे गुट सरकार बनाने का दावा कर सकती है, जो 100% सही निकला। वही हो रहा है जो मैंने आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर गुवाहाटी के शिंदे गुट की मुहिम और पर्दे के पीछे से पूरे सियासी खेल को अंजाम देने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिस स्क्रिप्ट की चर्चा हमने की थी वही आज हकीकत में नजर आ रहा है। होना तो यही था जो मौजूदा दौर में हो रहा है, क्योंकि अब किसी भी तरह की देरी शिंदे गुट के लिए भारी पड़ सकती थी। मान मनोबल के सारे मुहिम में विफल होने के बाद ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने पर मजबूर हुए। घटनाक्रम के बारे में बहुत बात करना शायद समय जाया करना होगा, क्योंकि आप लोगों ने वो सारे घटनाक्रम खबरिया चैनलों पर देख ही लिए होंगे। अब तो दिलचस्प बात ये होगी कि आखिर शिंदे के साथ बागी हुए शिवसेना के विधायक मंत्रियों का समायोजन किस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा में होता है। कौन स्पीकर बनता है, क्या स्पीकर बागियों को लेकर फैसला लेता है, शिंदे गुट को ही क्या असल शिवसेना मान लिया जाएगा या फिर बागियों का किसी पार्टी में विलय होता है, नया स्पीकर क्या डिप्टी स्पीकर की ओर से बागियों के सदस्यता समाप्ति के फैसले को जायज मानता है या नहीं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि अब इस पूरे सियासी खेल में उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ चुके हैं। ऐसे में विधानसभा में शक्ति परीक्षण एकनाथ शिंदे के लिए कोई बड़ी दिक्कत फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों के आगे महाराष्ट्र सियासत के कद्दावर खिलाड़ी माने जाने वाले शरद पवार भी चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। अब पूरे मामले में सबकी निगाहें विधानसभा पर टिकी होंगी। वहां क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिलता है। एकनाथ शिंदे पहले गुजरात फिर गुवाहाटी गोवा होते हुए एक लंबे प्रवास के बाद महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचे और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। दरअसल ये तो लिखे गए पटकथा का ही हिस्सा रहा, लेकिन इस पूरे सियासी खेल के मायने को भी समझने की जरूरत है। आज बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह की धुरंधर सियासी पारी का ही करिश्मा है कि बीजेपी हर जंग में लगातार जीत दर्ज करती जा रही है और विपक्षी दलों को पटकनी देते जा रहे हैं। विपक्षी दल की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी की पकड़ सियासत में लगातार कमजोर होती जा रही है। यह सब उसका ही परिणाम है। सियासत में कहा गया है कि जीत के लिए शाम दाम दंड भेद सब जायज है, और यही चाणक्य नीति दर्शन भी कहता है।
साम दाम के मामले में बीजेपी का फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। दंड के मामले में घपले घोटालों की लंबी फहरिस्त लेकर बैठी केंद्र सरकार की ईडी और सीबीआई भी विरोधियों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। भेद के लिए घर के भीतर की कमियां जिम्मेवार होती हैं, जिस पर कब, कैसे और कहां हमला बोलना है, यह बीजेपी के रणनीतिकार बखूबी जानते हैं। चलिए, कोई नहीं, मामला दिलचस्प है। देश के व्यावसायिक राज्यों में शुमार महाराष्ट्र और कई दिनों से आशंकाओं के दौर से गुजर रहे माया नगरी मुंबई को फिलहाल एक रास्ता मिल ही गया है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। हत्या की जाए, फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए। मेरी समझ में ये तो एक फिदायीन सोच से ही संभव है। हम इस कृत्य की जितनी हो सकता है उतनी आलोचना करते हैं। आलोचना के लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाएं, लेकिन हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देश में जो माहौल पैदा करने की कोशिश कुछ कट्टर हिंदूवादी और मुस्लिम कट्टरवादी ताकतों ने लगातार की है, दरअसल हमारी चिंता उस बात को लेकर रही है। हमने अपने पिछले कई कार्यक्रमों में इस बात पर चिंता जताई थी कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर उन्माद भड़काने की कोशिशों की परिणति कतई सुखद नहीं हो सकती। देश के एका में बंधे सामाजिक ताना बाना के लिए कतई हितकारी नहीं हो सकता है। जब भी ऐसे हालात आए, मैंने आप सबों को, हर एक आम जनता को आगाह किया कि कुछ लोगों के बहकावे में ना आए, वरना देश में ऐसा माहौल बनेगा जो हम सबके लिए बेहतर नहीं होगा। हत्यारों का गिरफ्तार होना, भविष्य में कानून से उन्हें फांसी की सजा सुनाए जाना, ये हमारी दिल इच्छा है, आपकी भी होगी। लेकिन इस तरह के उदाहरण देश को कितनी बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? हमने कई दिल दहलाने वाली हरकतें ISIS जैसे कट्टरपंथी संगठनों के वीडियो सोशल मीडिया पर देखे हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे वीडियो देखकर। अब इन दो हत्यारों ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद कभी देश नहीं कर सकता था। वो भी इस कट्टरपंथी संगठन के इर्द गिर्द का ही मामला नजर आ रहा है। तो क्या माना जाए कि अपने देश में मजहबी उन्माद पैदा करने के लिए ISIS ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है? इसके पहले कई ऐसे मामले आए हैं जब इस संगठन का देश में सबूत मिला है, कई लोग गिरफ्तार भी किए गए। लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत पहली बार देश के सामने आई है। दरअसल ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है जब देश में इसके पहले भी देवी देवताओं और किसी के आस्था पर विवादित बयान देने वालों के लिए सर कलम करने पर इनाम की बात हिंदू या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दी है। लेकिन इस तरह का बयान महज बयान तक ही सिमट कर रह गया। लेकिन अब उदयपुर गवाह बना जब इस तरह के तालिबानी कृत्य को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। अपने देश में पाकिस्तान के शह पर कई ऐसे संगठन अपने स्लीपिंग मॉड्यूल्स चला रहे हैं जिन पर लगाम नहीं लगाई गई तो परिणाम बहुत भयावह होंगे, ऐसा लगता है। और इसके पहले अक्सर इस बात का अलर्ट खुफिया एजेंसियों के जरिए मिलता रहा है कि किस तरह से SISI लगातार देश में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक नया संगठन PFI भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन इससे जुड़े केवल मुट्ठी भर लोग हैं जो माहौल खराब करने की लगातार कोशिश करते हैं।
देश इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है। लगातार खुफिया जानकारी के आधार पर ऐसे संगठनों के गंदे इरादों को हमारी सुरक्षा एजेंसियां नाकाम करने में लगी हैं। लेकिन इन सब के बीच ये हर सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि चाहे हिंदू संगठन हो या मुस्लिम अतिवादी संगठन, उसके इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दें, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है, ऐसा मेरा मानना है, जो इस बात से गुरेज नहीं है, जो आसानी से कट्टरवादी ताकतों के बहकावे में आ जाती हैं। हमें ये देखना होगा, ये सरकारों के अलावा हमारी भी जिम्मेवारी है कि किसी भी कीमत पर हम खुद भी न बहकें और दूसरों को भी न बहकने दें। तभी इस तरह की वारदातों को रोका जा सकेगा। किसी भी धर्म संप्रदाय के लिए कट्टर अलगाववादी सोच कभी सही नहीं हो सकती। इस बात को हम सबको समझना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलूंगा कुछ और मुद्दों के साथ। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना फीडबैक हमें एपेक्स न्यूज़ इंडिया के फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। नमस्कार।